मेरी बात ध्यान से सुनना। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, ये टोटल हिस्ट्री ही है। इसमें से जो एमपी के कॉन्सेप्ट, एमपी के काम का है, मैं वो चीज़ें आपको बता सकता हूँ। जैसे शुरुआत हम किसी काल से या किसी वंश से न करके हम शुरुआत से कर रहे हैं। तो आपने एक वर्ड सुना होगा इतिहास में, प्रागैतिहासिक काल। तो जनरली प्रागैतिहासिक वो समय होता है, वो टाइम होता है जब इंसानों का अस्तित्व तो है, परंतु उस समय का रियल प्रूफ एविडेंस हमारे पास नहीं है। मतलब कहने का है कि उस समय लिखाई का मतलब ना तो पेन का आविष्कार हुआ था, ना कागज का आविष्कार हुआ था, जिस वजह से इंसान के उस समय का समसामयिक या उस समय की घटनाओं का विवरण हमको लिखित रूप में प्राप्त नहीं हो पाया। परंतु फिर भी हम अनुमान लगाते हैं कि ये कितना पुराना था। तो हो सकता है उस समय के कुछ पत्थर मिलते हैं, कुछ औजार मिलते हैं, कुछ मृदभाण मिलते हैं, और कुछ जो चीजें मिलती हैं उनके आधार पर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये चीज आपने शायद इतिहास में बहुत अच्छे से सीखी होगी कि इतिहास में और प्रागैतिहासिक काल में क्या फर्क है। तो इतिहास का मतलब होता है कि जब इंसानी घटनाओं का लिखित विवरण यदि कहीं मिले तो इसे हम इतिहास कहते हैं। और जब इस तरह का विवरण ना मिले, पत्थरों, औजारों और दूसरी चीजों के आधार पर जब हम अनुमान लगाएं, तो वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। अब चलो शुरुआत करते हैं मुद्दे की चीज। प्रागैतिहासिक काल जो है बेटा जी, उसको हमने बहुत सारे पार्ट में बांटा है, जिसमें पहला होता है पाषाण काल। मैं आपको सीधे सीधे बात करता हूँ। पाषाण काल वो समय है जब इंसान जो है वो रहता तो है, परंतु कहाँ रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नदियों के किनारे गुफाओं में रहना पसंद करता था। कैसे? अब आपने सुना होगा नर्मदा घाटी, चंबल घाटी और सोनार घाटी। तो इन सभी का जो रियल है, मतलब इंसान ने यहाँ रहना शुरू किया पाषाण काल से। अब पाषाण काल में ही आपने सुना होगा भीम बैठका के बारे में, जो रायसेन जिले में है, आदमगढ़ जो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है, और हथनौरा जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब ये तीनों के तीनों जो स्थल हैं, ये तीनों के तीनों जो जगह हैं, ये तीनों पाषाण काल के समकक्ष मानी जाती हैं, या पाषाण काल में इनकी एंट्री हुई थी। अब भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? आपने देखा होगा दीवारों में दरअसल में जो आदि मानव थे वो चित्रांकन किया करते थे। मतलब चित्र शैली के कारण दरअसल में ये बहुत ज्यादा फेमस है। और ये चित्र थोड़ा सा गुफाओं के अंदर, तो इसलिए इसको गुफा चित्र शैली भी कहते हैं। वहीं पशुओं को पालने का सबसे पहला एविडेंस यदि कहीं से मिलता है एमपी में, तो मिलता है होशंगाबाद के पास आदमगढ़ से। वहीं हथनौरा में मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर अरुण सोनकिया ने बताया था दरअसल में कि हिंदुस्तान में सबसे पुराना मानव जीवाश्म मिला है। तो कहने का मतलब है कि भीम बैठका का संबंध भी पाषाण काल से है, आदमगढ़ का संबंध भी पाषाण काल से है, और ये हथनौरा का संबंध भी कहाँ से है? पाषाण काल से है। तो आपको ये तीन चीजें याद रखनी होंगी। और साथ में क्वेश्चन क्या बनेंगे? पहला क्वेश्चन बनेगा कि गुफा चित्रकला या शैल चित्रकला पाषाण काल में किससे संबंधित है या किस जिले से? तो आंसर है रायसेन। आदमगढ़ का संबंध किससे है? पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और हथनौरा के बारे में अपन ने कल ही पढ़ा था। अब चलते हैं आगे। पाषाण काल जो है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कई लोग चार भी बोलते हैं, अपन इतनी बहस में नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है उत्तर पाषाण काल। और कई लोग इस उत्तर पाषाण काल को नहीं एक्सेप्ट करते, वो सीधा नव पाषाण काल बोल देते हैं। खैर जो भी हो, हमको कोई लेना देना नहीं है, सीधे सीधे बात करते हैं। ये पूरा पाषाण काल वो समय था जब जो जंगल हैं, इंसान कहाँ रहा करता था भैया? पहाड़ियों में रहा करता था, जंगलों में रहा करता था। और ये पूरे के पूरे जंगल जो थे वो बर्फ से ढके रहते थे। तो बर्फ से ढके रहने के कारण अब चूंकि इंसान को यदि जीना है तो निश्चित रूप में क्या करेगा? वो शिकार करेगा। और शिकार करने के बाद जो जानवरों को मारेगा, उनको पहाड़ों की गुफाओं में उनके मांस को काफी लंबे समय तक संग्रहित करके रखेगा। ये सब हिस्ट्री वाला पोर्शन है। हमको मतलब यहां से है कि दरअसल में इस काल में, पुरापाषाण काल में, हथियार निर्माण की परंपरा की शुरुआत हो जाती है। और इस काल के जो हथियार मिलते हैं वो मिलते हैं हस्त कुठार और खुरचनी। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि पुरा पाषाण काल का कोई एविडेंस मध्य प्रदेश से अभी तक प्राप्त हुआ है क्या? नहीं प्राप्त हुआ।
अब चलते हैं आगे। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल वो टाइम पीरियड है जब हिमयुग समाप्त हो जाता है। मतलब पूरा पाषाण काल में जो जंगल ढके थे बर्फ से, अब वो धीरे धीरे पिघलनी शुरू हो जाती है, तो जंगल दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे जंगल दिखने शुरू होंगे तो निश्चित रूप में बड़े बड़े जानवर जो हैं, हाथी जैसे वगैरह या हिरण जैसे जानवर हैं, उनके शिकार के लिए आदि मानव आगे आएगा। परंतु इसी समय पर उसकी मुलाकात होगी कुछ छोटे तीव्र फुर्तीले जानवरों से, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई। तो इनको पालेगा, मतलब छोटे जानवरों को पालेगा और बड़े जानवरों का शिकार करेगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पशुपालन के जो शुरुआती साक्ष्य हमको मिलते हैं वो किस काल से मिलते हैं। तो याद रखिएगा, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से हमको पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, वो असल मायने में मध्य पाषाण काल से ही संबंधित है। अब यदि कोई पूछे जाए, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ते हुए सुना होगा एक वर्ड माइक्रोलिथ, तो दरअसल में माइक्रोलिथ का संबंध भी यहीं से है कि इस काल में, मतलब मध्य पाषाण काल में, निश्चित रूप में पत्थरों के औजार तो बनते थे, लेकिन उनको और पैना और नुकीला करने के लिए कई बार पत्थरों का उपयोग न करके जानवरों की हड्डियों को पैना और नुकीला बनाया जाता था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पत्थरों के साथ साथ में हड्डियों का प्रयोग किया जाता या हड्डियों को नुकीला किस काल में बनाया जाना शुरू हुआ। तो आंसर है मध्य पाषाण काल। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि मध्य प्रदेश में जो आदमगढ़ है, यहाँ से किस चीज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किस जिले में है आदमगढ़, होशंगाबाद जिले में है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अच्छे से ध्यान रखना, ये मध्य पाषाण काल से संबंधित घटना है। कुछ लोग भीम बैठका को बताते हैं कि भीम बैठका का संबंध मध्य पाषाण काल से भी है और भीम बैठका का संबंध पूरा पाषाण काल से भी है। इस पर डिबेट है, लेकिन अपन ज्यादातर इतिहास पढ़ाने वाले लोग इसको पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल दोनों में इंक्लूड कर लेते हैं, या कई लोग सीधे सीधे इसको मध्य पाषाण काल में मानते हैं। इसलिए कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आता है, हमेशा सीधे सीधे पूछा जाता है कि आदि मानवों ने जो चित्रांकन किया था वो दरअसल में किसके अंतर्गत आएगी, तो वो रायसेन जिले के अंतर्गत आती है। मतलब आपको सीधा याद रखना है, पाषाण काल से संबंधित है भीम बैठका के जो चित्र हैं। उत्तर पाषाण काल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हैं। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको ध्यान रखना है। नव पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कृषि की शुरुआत हुई और पहिए का विकास हुआ। तो कृषि की शुरुआत से इंसान एक जगह रहना शुरू करेगा और यहीं से आपने सुना होगा कि मानव सभ्यता ने पहला अनाज देखा या पहला अनाज उपजाया, नाम है उसका जौ। तो उसका संबंध नवपाषाण काल से है। और पहिए के द्वारा मोशन जो है, चलन जो है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो गया। तो इस वजह से ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये हिस्ट्री का पूरा सेगमेंट है। अब आपसे पूछा जाएगा एमपी का सेगमेंट। एमपी का सेगमेंट ये पूछा जाएगा कि सागर के पास एक जगह है एरन, जहां से सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। दमोह के बारे में तो आप जानते ही हो, जबलपुर के बारे में आप जानते ही हो। तो जबलपुर, दमोह, सागर, सागर में एरण से हमको कुछ ऐसे औजार मिले हैं, कुछ ऐसे उपकरण मिले हैं जो नव पाषाण काल के होने की गवाही देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन भी सिंपल सा पूछा जाएगा कि दमोह, जबलपुर और सागर से जो औजार या उपकरण मिले हैं वो दरअसल में किस काल के हैं, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण या फिर उत्तर पाषाण या नव पाषाण। तो ये याद रखना आप, किस काल से है भैया जी, तो ये नव पाषाण काल से है। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से आपके हिस्ट्री के पोर्शन की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है पाषाण काल के बाद एक और डिवीजन होता है ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण का सीधा सीधा सा मतलब है कि जब पत्थरों के साथ में धातु के रूप में तांबे का उपयोग करने लगेंगे जो भी लोग हैं। मतलब सबसे पहले इंसानों द्वारा उपयोग की गई धातु कौन सी थी, तांबा। और सबसे पहले इंसानों के द्वारा उपयोग की गई मिश्र धातु कौन सी थी, कांसा। तो उसका संबंध यहीं से है ताम्र पाषाण काल में। मतलब पत्थरों के साथ में या औजारों के साथ में अब धातुओं का प्रयोग भी होगा। और चूंकि कृषि के कारण लोग एक जगह पर रहने लगे हैं, इसीलिए छोटे छोटे गांव बन जाएंगे। तो छोटे छोटे गांव बनेंगे, फिर वो छोटे छोटे गांव जो हैं धीरे धीरे बड़े होते चलेंगे। तो कहने का मतलब है कि एक सिविलाइजेशन परंपरा, एक नगरीकरण की परंपरा यहीं से शुरू हो जाती है, ताम्र पाषाण काल से। तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि कृषि के विस्तार के कारण बड़े बड़े गांवों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ताम्र पाषाण काल के जो औजार हैं या उनके नमूने कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो मध्य प्रदेश में दो जगह हैं। द फर्स्ट वन इज जबलपुर एंड सेकंड वन इज बालाघाट। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ताम्रपाषाण काल के और भी कुछ प्रमुख स्थल हैं। जैसे एक स्थल है जिसका नाम सुना है, आपने सुना होगा, कायथा। ये उज्जैन जिले में पड़ता है, मतलब मालवा के अंतर्गत आता है। दूसरा है नागदा, ये भी उज्जैन जिले में मालवा के अंतर्गत आता है। एक एरन, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। इसके बाद आता है नवदा टोली, इसके बाद आता है आवरा, लास्ट है खेड़ी नामा, एंड लास्ट है डांग। इसमें से आप इनको जरा छोड़ भी देंगे तो आपका काम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जो याद रखना है वो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये दरअसल में ये बस्तियों या गांव के नाम है, ये दरअसल में ये जगहों के नाम है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि इन 7 बस्तियों में से जो सबसे पहली ताम्रपाषाण काल की बस्ती है वो कौन सी है, तो आपको आंसर देना है कायथा। मतलब कायथा में जनरली जो औजार मिले हैं या जो भी प्राप्त हुई हैं चीजें, उनमें ताम्रपाषाण काल का समय दरअसल में हमको पुरातत्व वेदताओं को दिखाई पड़ता है। तो इसलिए यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली ताम्रपाषाण काल की बस्ती कौन सी है, तो आंसर है कायथा, जो उज्जैन मतलब मालवा से संबंधित है। और किस व्यक्ति ने इसकी खोज की थी, नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप भी जानते हो, डॉक्टर वी वाकड़कर। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ये 7 यदि बस्तियां हैं तो इसमें सबसे पहली तो पता चल गई, लेकिन यदि मैं पूछूं कि सबसे बड़ी कौन सी है, और ये न केवल भारत में सबसे बड़ी है बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में भी सबसे बड़ी ताम्रपाषाण काल की बस्तियों में यदि कोई सबसे बड़ी है तो द नेम इज नवदा टोली। और ये कहाँ, महेश्वर जिला खरगोन से संबंधित है। किसने खोज करी थी, वही व्यक्ति जिसने नर्मदा मेन की खोज करी थी, मतलब फर्स्ट फॉसिल की खोज करी थी, डॉक्टर साकलिया। तो ये आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद ये छोटी छोटी सी चीजें जो हैं ये आप खुद ही याद कर लेना कि डांग वाला उज्जैन जिले में मिली हुई दरअसल में है, नरसिंहपुर जिले से खेड़ी नामा, और ये, लेकिन मेन जो वर्ड है कि सबसे पहली ताम्रपाषाण काल की बस्ती कौन सी है, तो कायथा उज्जैन के पास है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन 7 जो बस्तियां हैं इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, तो आंसर है नवदा टोली। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको याद रखना है। अब चलते हैं अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई आपसे पूछे कि जो भीम बैठका है दरअसल में भोपाल के पास में अब्दुल्लागंज है, और अब्दुल्लागंज के पास में, या अब्दुल्लागंज दरअसल में किस जिले में आता है बेटा जी, रायसेन जिले में आता है। हालांकि ये क्वेश्चन तो आप सबसे बन जाता है कि रायसेन जिले में क्या पाया जाता है जिसका संबंध पाषाण काल से है, तो याद रखना। और पाषाण काल में भी पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, इसमें ज्यादातर रियल आंसर मध्य पाषाण काल है, का संबंध किससे, भीम बैठका की गुफाओं से। तो दरअसल में इन गुफाओं में आप खुद देख सकते हैं, ये आदि मानव ने दरअसल में इस तरह के चित्र बनाए हैं। तो इन चित्रों में इंसान भी दिख रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट इन चित्रों में कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे ये जानवर भी दिख रहे हैं। तो जानवर यदि दिख रहे हैं तो इसका मतलब है या तो इनसे प्रेम है, या इनको दैनिक जीवन के कार्यों में इतना यूज कर रहा है ये व्यक्ति कि उसको इनका चित्र उकेरने में या बनाने में किसी तरह की कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं हो रही। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आदि मानव का जो घर था भीम बैठका, जब भी इसको टाइम मिलता तो ये अंदर की अभिव्यक्ति को कला के रूप में दीवारों में बड़े आराम से क्या करता था, उकेर देता था या उसका चित्रांकन करता था। अब आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन की बात, किसने सबसे पहले इनकी खोज करी थी, तो आंसर है श्रीधर वाकड़कर। तो ये वही व्यक्ति हैं जिनका नाम है विष्णु श्रीधर वाकड़कर। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भीम बैठका के जो शैलाश्रय हैं या ये चित्र हैं, इनको यूनेस्को ने अपनी विरासत सूची में कब से शामिल किया है, तो याद रखिएगा, जब भी कोई भी स्थान इंसान की मानवता को बनाए रखता है या मानव की आने वाली पीढ़ी के लिए वो अगर दिशा निर्देश देगा या मानव की आने वाली पीढ़ी को वो हमारे प्राचीन इतिहास की याद दिलाएगा, तो ऐसा कोई भी स्थान को यूनेस्को विश्व विरासत श्रेणी में सम्मिलित कर लेती है। तो 2003 में भीम बैठका के इन चित्रों को न केवल भारतीय गवर्नमेंट ने बल्कि यूनेस्को ने अपने अंडर में टेक ओवर कर लिया है। और ये है वो व्यक्ति जिनका नाम है पंडित विष्णुधर श्रीधर वाकड़कर, जिन्होंने सबसे पहले इन चित्रों की क्या करी थी, खोज करी थी, और किसी तरह का नुकसान होने से इनको बचाने में पूरी भूमिका निभाई। तो ये चीज आपको थोड़ा सी याद रखना है। मतलब हमने पहला पढ़ा पाषाण काल, पाषाण काल के अंतर्गत जो मेन चीज निकल के आया वो है भीम बैठका। अब चलते हैं आगे। अब अपन, चूंकि अपन को पढ़ना है भारत के प्रमुख राजवंश, तो अपन बिल्कुल शुरू से चल रहे हैं। अब इसके बाद अपन पहुंचते हैं वैदिक काल में। वैदिक काल जनरली आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। वैदिक काल जो है इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। मैं एक चीज पहले ही से क्लियर कर दूं,
एमपीपीएससी में एमपी के लहजे से यहाँ कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है सिवाय एक या दो, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ जिसमें आपको पूरी चीज एकदम क्लियर हो जाए। ऋग्वैदिक काल में एमपी से संबंधित हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती या बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलती है। मतलब एमपी में ऋग्वैदिक काल में जगह जो है वो काफी खाली है, परंतु कुछ ऋषि हैं, शायद इनको आपने नाम सुना होगा, अत्रि, पाराशर, भरद्वाज और महर्षि भार्गव, इनका आगमन एमपी में होता रहा है, ऐसा उल्लेख किया जाता है ऋग्वैदिक काल में। ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक। अब जरा जल्दी से मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं। महर्षि अत्रि जो हैं, इनकी पत्नी का नाम है सती अनुसुईया, और सती अनुसुईया जो हैं, इन्हीं के पुत्र हैं भगवान दत्तात्रेय और दुर्वासा ऋषि। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर भारद्वाज जो हैं, इन्होंने एक अप्सरा से शादी करी थी और इन्हीं के पुत्र हैं द्रोणाचार्य। ऋषि पाराशर जो हैं, उन्होंने मत्स्य गंधा से शादी की थी और इन्हीं के दो पुत्र हैं, जिनमें फर्स्ट हैं वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत लिखी थी, और दूसरे हैं जैमिनी, जिन्होंने पूर्व मीमांसा लिखी थी। ये आज भी एमपीपीएससी में ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पूर्व मीमांसा जो है उसके लेखक का नाम क्या है, जैमिनी, और वेदव्यास ने क्या लिखा था, महाभारत। महर्षि भृगु, उनको भार्गव भी कहते हैं। दरअसल में उनकी शादी दो राजकुमारियों से हुई थी। द फर्स्ट वन इज दिव्या एंड एक पॉलमी। हालांकि इसमें से ये महर्षि भार्गव के बारे में और महर्षि भारद्वाज और अत्रि, इनके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको ये दो चीजें याद रखनी, वेदव्यास और जैमिनी के बारे में। अब चलते हैं, मतलब ऋग्वैदिक काल में एमपी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली क्या, नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अब चलते हैं उत्तर वैदिक काल में। मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं, ऋग्वैदिक काल में नर्मदा के बारे में किसी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। मतलब हमारे जितने भी वेद हैं, उनमें बिल्कुल नर्मदा के बारे में किसी भी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। परंतु जब उत्तर वैदिक काल की तरफ हम आर्यों को देखते हैं, तब दरअसल में वो सतपुड़ा को पार करके और विंध्याचल में पहुंचते हैं, तब कहीं नर्मदा का जिक्र हमको मिलता है सुनने के लिए। मतलब नर्मदा का जिक्र हमारे वेदों में नहीं है, मतलब वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में हमको नहीं मिलता। उत्तर वैदिक काल में हमको पहली बार ये चीज सुनाई देता है जब आर्य जो हैं ये विंध्याचल को पार करके आते हैं। तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखेंगे। परंतु कुछ आर्य जो हैं वो पंजाब में शुरुआत में बसते हैं और फिर धीरे 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 भारत में क्या है, फैलते चलते हैं या और भागों में चलते चलते, जिसमें से कुछ आर्य एमपी में भी आ जाते हैं। हालांकि ये दोनों चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चीज, ऐत्रेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि विंध्याचल का जो क्षेत्र है, जिसकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है बेटा जी, धार से, फिर उसके बाद सतना, रीवा, जो मैहर का मंदिर है वो विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं में ही है। तो याद रखना, यहाँ के जो घने जंगल हैं, यहाँ पर एक जाति पाई जाती है निषाद। तो कहने का मतलब है कि उत्तर वैदिक काल में ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ हमको बताता है कि जो निषाद जनजाति है, इसका संबंध मध्य प्रदेश से है। मतलब कहाँ से है, विंध्याचल से है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। जब हम वैदिक काल को पढ़ते हैं तो वैदिक काल में ही हमको एक वर्ड सुनाई देता है, कारुस वंश। ध्यान से समझ लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। और एक और वंश सुनाई देता है, चंद्रवंश। अब दरअसल में है क्या, आपने सुना होगा सबसे पहला व्यक्ति हिंदू धर्म का तो मनु महाराज। मनु महाराज के टोटल 10 पुत्र हैं। उन 10 पुत्रों में से एक पुत्र है जिसका नाम है कारुस। इसी कारुस ने एक वंश की स्थापना करी थी, कारुस वंश। और उस कारुस वंश का जो साम्राज्य है वो पूरे बघेलखंड में फैला था। अब ये बघेलखंड क्या है, अनूपपुर, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, उमरिया, मतलब यहाँ तक दरअसल में उनकी सल्तनत आती थी। तो सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कारुस वंश की राजधानी क्या थी, तो आंसर है बघेलखंड। लेकिन क्षेत्र कहाँ तक विस्तारित था, तो पूरे बघेलखंड तक विस्तारित था, मतलब ये यहाँ तक। अब ध्यान से समझना, चंद्रवंश जो है ये भी दरअसल में मनु महाराज से संबंधित है। कैसे, मनु महाराज की एक पुत्री है जिनका नाम है ईला। ईला का जो विवाह है वो होता है चंद्र से, उन्हीं का नाम है सोम। तो दरअसल में सोम या चंद्र वो व्यक्ति है जो बुंदेलखंड में शासन स्थापित करता है। ये बुंदेलखंड को आगे चल के बोलेंगे जेजाक भुक्ति। तो
ये चीज आपको याद रखनी है कि बुंदेलखंड का नाम आगे चल के जिजाक भुक्ति होगा। अब ये बुंदेलखंड में कहाँ कहाँ तक शासन था, तो छतरपुर, सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, विदिशा, दतिया, भिंड और सतना का कुछ भाग भी दरअसल में किसके अधिकार क्षेत्र में आता था, चंद्रवंश के। और कुछ जो क्षेत्र था वो कारुस वंश के में भी आता था। मतलब सतना इनमें कॉमन है कि सतना का आधा भाग यहाँ भी आएगा और सतना का आधा भाग यहाँ भी आएगा। हालांकि आपको ये सब ध्यान नहीं रखना, बस दो चीजें बोलनी है कि कारुस वंश ने कहाँ पर शासन किया है, बघेलखंड में, और चंद्रवंश ने कहाँ शासन किया है, बुंदेलखंड। दैट्स ऑल, और उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं। एक ये भी चीज है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन चूंकि पार्ट है तो सुन लो। जो ये अपन ने अभी पढ़ा कि चंद्रवंश को जिसने चालू किया उसका नाम है सोम, जिसकी राजधानी बुंदेलखंड थी। इसी सोम का पुत्र है आयु, और आयु का पुत्र है यथार्थ। इसी यथार्थ ने पूरे के पूरे हिंदुस्तान के साम्राज्य को 5 पार्ट में डिवाइड करके रख दिया। और इन 5 पार्टों में से ये 3 उन्होंने जो डिवाइडेशन किया वो नदियों के आधार पर किया था कि चंबल का क्षेत्र चर्मवती कहलाएगा, है ना, सुक्तमती केन का क्षेत्र मतलब बेतवा केन का क्षेत्र कहलाएगा, बेत्रवती मतलब बेतवा का, और 2 और मेरे को बिल्कुल भी नहीं मिल पाए हैं, मैंने उनके बारे में ढूंढा। तो ये सिंपल सी चीज आपको याद रखना है कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने नदियों के हिसाब से भारत का डिवाइडेशन किया था वैदिक काल में। तो याद रखेगा यथार्थ, ये क्वेश्चन है। मतलब यहां से केवल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कारुस वंश ने कहाँ शासन किया, उसकी राजधानी क्या थी, चंद्रवंश ने कहाँ शासन किया, उसकी राजधानी क्या थी, और भारत में नदियों के आधार पर किसने वैदिक काल में बांटा था, तो आंसर है यथार्थ। इस तरह से अब जब भी हम वैदिक काल के बाद की चीजों को खंगालते हैं तो सबसे पहला जो हमको वंश मिलता है वो मिलता है इक्ष्वाकु वंश। अब ये इक्ष्वाकु वंश क्या है, बहुत आसान है, और कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन है मात्र इतनी सी चीज में। प्लीज बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से इसको समझना है। क्या इसका संबंध भी वैदिक काल से ही है, मतलब इक्ष्वाकु वंश का संबंध भी वैदिक काल से है। दरअसल में मनु के एक पुत्र हैं, टोटल कितने पुत्र थे, 10 पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र है, नाम है इक्ष्वाकु, इक्ष्वाक। इसी इक्ष्वाक के नाम पर वंश पड़ा इक्ष्वाकु। तो ये एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो इक्ष्वाक हैं इन्होंने शासन किया था दंडकारण्य में। ये दंडकारण्य वही है जहां रामचंद्र जी ने वनवास का काफी समय गुजारा था। परंतु वर्तमान समय में दंडकारण्य जो है वो कहाँ के एरियाज में आता है, बस्तर मतलब छत्तीसगढ़ में आता है। अब ध्यान से सुनना। तो ये एक क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है इक्ष्वाक वंश में, कि इक्ष्वाकु जो वंश है उसकी राजधानी क्या थी या शासनगत क्षेत्र क्या था, तो याद रखिएगा दंडकारण्य, जो अभी सीजी के अंतर्गत आता है। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन से मैंने देखा बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये एसआई में और छोटे मोटे एग्जाम में पूछा गया। इक्ष्वाकु वंश का जैसे एक राजा है इक्ष्वाक, उसी परंपरा में अगला एक राजा आता है मुचकुंद। और मुचकुंद जो राजा है उसके पूर्वज का नाम है मधानता। तो मधानता पूर्वज है, याद रखना, और राजा का नाम है मुचकुंद। तो मुचकुंद राजा क्या करता है कि अपने पूर्वज मधानता के नाम पर नर्मदा नदी के किनारे, तो जैसा आप देख रहे हो ये नर्मदा नदी है और ये नर्मदा नदी का किनारा है, एक नगर बसाता है। इस पूरे नगर का नाम है ओमकारेश्वर। इसी ओमकारेश्वर को चूंकि पूर्वज के नाम पर बना बसाया था, तो पूर्वज का नाम क्या, मधानता, तो नाम पड़ गया मधानता नगरी। वर्तमान समय में ओमकारेश्वर किस जिले के अंतर्गत आता है, खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि ओमकारेश्वर नगर किसने बसाया या मधानता नगरी किसने बसाई, किस जिले में आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे है बेटा जी, नर्मदा नदी के किनारे है। तो ये चीज थोड़ा सी आपको याद रखनी है, हालांकि ये चीज आपको याद होगी। अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इक्ष्वाकु वंश के एक बहुत प्रतिष्ठित राजा हैं, ये बड़े शक्तिशाली राजा हैं जिनका नाम है पुरुतकस। ये पुरुतकुत्स जो हैं ये आगे चल के रामचंद्र जी के वंशज भी बनेंगे। ये थोड़ा सी चीज याद रखना, मैं आगे आपको ये क्लियर कर दूंगा। तो जो ये पुरुतकुत्स हैं ये इक्ष्वाकु वंश के हैं। ये विवाह करते हैं एक रेवा नाम की नाग राजकुमारी से, और विवाह के बाद ये उसी को नाम देते हैं नर्मदा। तो जो नर्मदा है वास्तव में वो क्या है, नाग राजकुमारी रेवा उनका नाम है। विवाह के बाद यही पुरुकुत्स जो हैं ये दरअसल में रेवा को नया नाम प्रदान करते हैं, नर्मदा। तो यहाँ क्वेश्चनों की भरमार हो जाएगी कि रेवा नाम के माफी चाहता नर्मदा नाम किसने दिया, रेवा से नर्मदा नाम किसने किया, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा।
मतलब ये छोटी सी ये स्टोरी और ये छोटी सी ये स्टोरी, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है ये चीज? आगे चलते हैं। एक वंश है जिसका नाम है वंश। अब ध्यान से सुनना, है वंश में 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल लग के, दरअसल में यहाँ जो लाइनें लिखी है ये क्वेश्चन ही है। अब क्या क्वेश्चन है जरा पहले आप समझ लो। यादव वंश का एक राजा है जिसका नाम है यदु, और यदु का पौत्र है। मतलब है वंश की स्थापना अपने नाम पर ही दरअसल में इस व्यक्ति ने कर ली। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि है वंश की नींव किसने डाली, तो स्वयं है ने डाली। परंतु ये ताल्लुकात किससे रखता था, तो याद रखना ये किससे ताल्लुकात रखता था, यादव वंश से इसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। लेकिन फिर इसने अपना साफ साफ एक वंश डाला। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। हेहर वंश का एक राजा है जिसका नाम है माहिस्मत। इसी माहिस्मत राजा ने माहिस्मती नगर को बसाया था, जिसको वर्तमान में हम महेश्वर कहते हैं। और इसी महेश्वर को आगे चल के जो होलकर साम्राज्य की रानी है या होलकर वंश की रानी है अहिल्याबाई होलकर, ये अपनी क्या बना लेंगी, इसको राजधानी। तो आपसे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ हो गए कि है वंश की स्थापना किसने की है, तो स्वयं है ने की है, जो यादव वंश से ताल्लुकात रखता था। यदि मैं आपसे पूछूं महेश्वर नगर किसने बसाया, तो आंसर है राजा महिस्मत ने बसाया, जो है वंश से ही ताल्लुकात रखता है। आजकल तो ये क्वेश्चन आने लगा कि महेश्वर नगर का संबंध किस वंश से है, याद रखना है वंश से है। और इसी है वंश के द्वारा बसाए गए नगर महेश्वर पर आगे चल के एक लेडी है जिनका नाम है अहिल्याबाई होलकर, ये क्या करेंगी, महेश्वर को अपनी राजधानी बनाकर यहाँ से शासन का संचालन करेंगे। तो 3 ये क्वेश्चन है जिनको आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, है राजाओं ने कुछ जनपदों की भी स्थापना की है। ये आप हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, परंतु इसमें से जो मेरे को एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना है, दमोह का नाम शुरुआत में तुंडी कीरे हुआ करता था। त्रिपुरी ये जबलपुर के पास है। दसरमण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 मंदिरों से, या कई बुकों में लिखा है 10 नगरों से घिरी होने के कारण इसको दसरमण नाम पड़ गया या दसरमण नाम दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड आप याद रखेंगे। कई बार विदिशा को ये भी बोल दिया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है अवंती और देन अनु मतलब निमाड़। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि है राजाओं ने जनपदों की स्थापना की है, तो कौन कौन से जनपदों की स्थापना की है, तो ये जनपदों की स्थापना की थी उन्होंने। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है वंश का एक राजा है जिसका नाम है राजा जयध्वज। जयध्वज के पिता का नाम है कीर्ति वीर्य अर्जुन। ये दरअसल में पूरे है वंश में सबसे प्रतापी राजा है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कि है वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा है, कीर्तिवीर अर्जुन। तो कीर्तिवीर अर्जुन का पुत्र है राजा जयध्वज। जयध्वज का पुत्र है तालजंग, और तालजंग का पुत्र है पिताजी अवंती। और इसी अवंती के नाम पर मालवा का नाम अवंती रखा गया है। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मालवा का नाम अवंती रखा गया है, तो किस आधार पर रखा गया है, तो याद रखना है वंश का ताल्लुकात है। तो है वंश का आपको राजा का नाम याद रखना पड़ेगा कीर्तिवीर अर्जुन, फिर जयध्वज, फिर तालजंग, और फिर उसके बाद अवंती। और अगर आपको ये सब नहीं याद होता तो फिर भी आपको ये नाम तो जरूर याद रखना पड़ेगा, कीर्तिवीर अर्जुन। ये है वंश का सबसे प्रतापी राजा है, और इसी का आगे चल के एक वंशज है अवंती। इसी अवंती के नाम पर मालवा का नाम अवंती होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो यहाँ हमारा ये है वंश जो है, इससे संबंधित चीजें भी क्या होती हैं, क्लोज होती हैं। अब आते हैं अपन महाकाव्य काल। महाकाव्य का मतलब है जहां बड़े बड़े महाकाव्यों को लिखा गया है। हालांकि इसमें से मात्र 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आप इनको, अच्छा एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, जब भी आप ये चैप्टर पढ़ें कि मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, तो आपको 3 राजवंशों को तोते की तरह रटना है। अगर आप बाकी छोड़ भी दोगे तो चल जाएगा, लेकिन क्यों छोड़ दो, मान लो क्वेश्चन आ गया तो फिर कहीं सिलेक्शन से बाहर ना हो जाओ। चंदेल, परमार और कलचुरी, आप पेपर उठा के देख लेना, हमेशा सवाल यहीं से पूछा गया है। ज्यादातर लगभग 70% यदि क्वेश्चन बना है वंश से, तो ये इनसे पूछा गया है। तो आपको इनका एक एक सेंटेंस, एक एक चीज बहुत अच्छे से पढ़नी है।
एक एक राजा, एक एक वन, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको तोते की तरह रटी होना चाहिए कि स्थापत्य कृति क्या है, इनकी राजधानी क्या है, इनके शासन के क्रम क्या है या क्या चीज है। तो ये चीज तो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि पूरा फोकस आपका रहना चाहिए इन चीजों पे। ये तीन सबसे पहले आप पढ़ें। ये उनके लिए बता रहा हूँ जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो पहली बार पढ़ रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा होगा, फिर भी आप इनको ज्यादा तवज्जो दें। चंदेल, परमार और कलचुरी को याद रखिएगा, ठीक है। और उसमें भी कलचुरी जिनका संबंध त्रिपुरी से है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरी का मतलब है जबलपुर से है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब जरा जल्दी से अपन देख लेते हैं महाकाव्य काल। तो महाकाव्य काल के बारे में जब हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपने कभी लवणासुर के बारे में सुना होगा जब आपने रामायण देखी होगी। तो रामायण में जो लवणासुर है वो दरअसल में मथुरा के राजा हैं, और इसी को मारने के लिए राजा रामचंद्र जी भेजते हैं शत्रुघ्न को, और फिर शत्रुघ्न को बोलते हैं कि तुम वहीं पर रहो पिताजी। तो फाइनल में मथुरा का राजा जो है लवणासुर को मारने के बाद शत्रुघ्न बन जाते हैं। और राजा राम कहाँ के राजा हैं बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो शत्रुघ्न का एक पुत्र है जिसका नाम है शत्रुघाती, इसी को विदिशा में शासन करने के लिए दिया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 10 मंदिरों से या 10 नगरों से घिरे होने के कारण इसको कौन सा वर्ड बोला जाता है, दसुरमण बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि दसाण या दसमण किसको बोला जाता है, विदिशा को बोला जाता है। यहाँ शत्रुघ्न के पुत्र ने इसको राजधानी बनाकर शासन किया है। जबकि राम का एक पुत्र है जिसका नाम है लव। लव को मिलता है पाकिस्तान वाला प्रदेश, और जो कुश हैं उनको दक्षिणी कौशल मतलब छत्तीसगढ़ का प्रदेश मिलता है। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीजीपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुकी है कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश का संबंध राजा राम के किस पुत्र से है, तो आंसर है उससे है। ये बात आप याद रखेंगे। अब भगवान राम जो हैं, ये दंडकारण्य वनों में इन्होंने क्या किया था, राक्षसों का संहार किया था, और यहीं का संबंध है पंचवटी से। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पंचवटी को लेकर दरअसल में बहुत सारा गतिरोध है। कई लोग बोलते हैं कि ये पंचवटी जो है ये एक महाराष्ट्र में भी है, और कई लोग बोलते हैं कि जो पंचवटी है वो एमपी में भी है। तो इसको लेकर एमपी मतलब माफी चाहता है यूपी में है। इसको लेकर थोड़ी सी बातचीत और विवादों का हमेशा विषय रहा है कि कुछ लोग एमपी की तरफ यूपी की तरफ इसको बताते हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र की तरफ इसको बताते हैं, मतलब पंचवटी। हालांकि ये तो बिल्कुल श्योर है कि दंडकारण्य का मतलब है बस्तर, और बस्तर का मतलब है सीजी का एरिया। तो ये चीज आपको साफ सुथरी याद रखनी है। हालांकि दंडकारण्य की शुरुआत कहाँ से हो जाती है भैया जी, बस्तर से हो जाती है, और बस्तर से होने के साथ मतलब सीजी से होने के साथ यूपी के कुछ एरिया में भी ये फैला हुआ है। अच्छा, रावण का साम्राज्य अमरकंटक और जबलपुर तक बताया जाता है। ये सब क्वेश्चन बकवास है, कभी नहीं पूछे जाएंगे। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामचंद्र जी ने जब सीता जी को त्याग दिया था, तो महर्षि वाल्मीकि ने दरअसल उनको संरक्षण दिया था अपने आश्रम में। उनका आश्रम जिस नदी के किनारे है वो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक है, जिसका नाम है तमसा या टोंस। तो इसलिए आज भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आपको याद रखना है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के किनारे है जहां लव और कुश का बर्थ हुआ था, द नेम इज तमसा या टोंस। क्लियर है ये चीज? ऐसे अब मुझे लगता है शायद इतना ही हो पाएगा, तो इसको जरा अच्छे तरीके से समझ लो। एक ये क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन लगाते हैं पुणेकर की बुकों में या घटना चक्र की बुकों में, तो यहाँ से कम नहीं है तो 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। एक बार मैं बता दे रहा हूँ, बड़े ठंडे दिमाग से देख लो जिसमें क्वेश्चन गलत ना हो। सबसे पहला है, जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें आपको भी ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि धर्म का पक्ष किन के पास था, पांडवों के पास था। अधर्म का पक्ष कौन लेकर लड़ रहा था, कौरव। इस युद्ध में पूरा देश भाग लिया था, परंतु मध्य प्रदेश की कौन कौन सी जनपदें दरअसल में इसमें भाग लेती हैं, ये आपसे बनना चाहिए। क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन लगाते हो तो यही क्वेश्चन आता है, कौरवों के पक्ष में कौन सी जनपद ने भाग नहीं लिया था। तो जब आपको ये सब पता होंगी तब तो आप जिसने भाग नहीं लिया था उसको टिक कर पाओगे। तो ये थोड़ा सा आप ये चीज याद रखना। जैसे एक महिष्मति है, यहाँ के राजा नील सपोर्ट कर रहे थे। अवंती जो है, यहाँ के राजा बिंद सपोर्ट कर रहे थे। एक छोटी सी ये दरअसल जनपद है जिसका नाम है भोज, अंधक, विदर्भ और निषाद। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, धर्म आधारित पांडवों का पक्ष लिया था जिन जनपदों ने उनका साथ दिया था, उनमें सबसे पहली है वत्स। वत्स मतलब ग्वालियर। नाउ सेकंड वन काशी। काशी मतलब जो यूपी का एरिया है लेकिन थोड़ा सा एमपी से जुड़ा हुआ एरिया है वो वाला। अच्छा, चेदी। एक बात याद रखना,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आपने लाइफ में कभी शिशुपाल के बारे में जरूर सुना होगा, जो श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था, जिसने श्री कृष्ण को 100 बार गालियां दी थी, याद रखना। और 100 बार गालियां नहीं, 99 बार गालियां दी थी। जैसे ही 100वीं गाली हुई थी तो फिर इस शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। तो ये शिशुपाल जो था ये अपने मध्य प्रदेश से संबंधित था और खजुराहो में चेदी जनपद से संबंधित था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो चंदेरी है, जो अशोक नगर के अंतर्गत आती है, ये दरअसल में एक समय में चेदी राज्य की राजधानी हुआ करती थी। और इसी चेदी जनपद या चेदी राज्य का शासक हुआ करता था शिशुपाल, जिसकी हत्या भगवान श्री कृष्ण ने कर दी थी। तो याद रखना, सोचो ऐसे भी क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। ये चीज, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन नहीं है पांडवों के समर्थन की जनपद। यहाँ पर कौरवों के समर्थन की जनपद कौन नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन है। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जितनी भी, अच्छा महाजनपद कितने हैं भैया जी, तो ये आपने पढ़े होंगे कि महाजनपद तो 16 है। और ये कुछ जनपदें हैं जिनमें से अवंती को क्या बोलते हैं, उज्जैनी, वत्स को ग्वालियर, चेदी खजुराहो, ये आपको याद रखनी है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि कई बार पूछ लेता निम्नलिखित में से हुंडीकोर जनपद का संबंध वर्तमान में किस नाम से है, या वर्तमान में से किस नाम से। जैसे अभी कुछ समय पहले यही क्वेश्चन आया था दसाण, कि दसाण जनपद का संबंध वर्तमान समय में किस से है, तो आंसर है विदिशा से है, या किस जिले से। तो ये थोड़ा सा आप इनको ध्यान रखें। आपका हिस्ट्री के टीचर का ही पूरा का पूरा काम है आज का। कुछ एमपी से रिलेटेड चीजें हैं जिनको मैं अच्छे से बताता चलता हूँ। जैसे जब भी आप कभी भी एमपीपीएससी सिलेक्ट होकर इंटरव्यू में जाएंगे ना बेटा जी, तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, अगर आपने कहा कि सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो आपसे स्टार्ट यहीं से करते हैं वो लोग। याद रखना कि बेटा महाजनपद कितने होते हैं। तो चलिए जरा कोई भी एक जन मेरे को बताए कितने महाजनपद हैं भाई। 16। ठीक है। 16। अब वो क्यों बने थे, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन, याद रखना ये चीज। महाजनपद क्यों बनाए गए थे, बिल्कुल सही जवाब है श्वेता जी। तो महाजनपद क्यों बने, ये सवाल है। अब इसको आप अपने स्तर पे देख लेना, या टीचर ने जो भी बताया हो। अब मैं शुरू करता हूँ आज की राम कहानी। प्लीज बहुत अच्छे से पढ़ना, काफी लंबा चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक बार आप देख लोगे दोबारा ऑटोमेटिक लगा लोगे, लेकिन पूरा फोकस रखना साउंड को, ठीक है। और ठीक है, उद्धरण बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनते चलना, बहुत इत्मीनान से। पता हो तो रिपीटेशन करते चलना, लेकिन बनना चाहिए। तो टोटल जो है बेटा जी 16 महाजनपद है, जैसा आपने मेरे को बताया। आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इन्हीं 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद जो हैं वो मध्य प्रदेश में भी हैं। क्लियर है ये चीज। अच्छा, कौन कौन से हैं जरा जल्दी से देख लो। यदि आपने कभी सुना होगा कि अवंती, तो दरअसल में अवंती जो है वो क्या है, चेदी अवंती। महाजनपद। और दूसरा है चेदी। ये चेदी वही है मेरे भाई जो शिशुपाल से संबंधित है, ये वही है, ठीक है, इसको याद रखना जरा। अच्छा, अब मैं जो बात बोल रहा हूँ ध्यान से समझना। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने शुरू हो गए कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद थे, तो आंसर है चेदी और अवंती। परंतु अब क्वेश्चन शुरू होता है कि जो चेदी महाजनपद है ये बुंदेलखंड का पूर्वी भाग कहलाता है। परंतु उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है अब। जो अवंती है, जिसको उज्जैन कहते हैं या उज्जैनी कहते हैं, दरअसल ये 2 पार्ट में डिवाइड है। तो 2 पार्ट में डिवाइड है का मतलब है, पहला हो गया उत्तरी अवंती और दूसरा हो गया दक्षिणी अवंती। और इन दोनों उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है बेतवा या बेत्रवती कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कि महाजनपद एमपी में एक अवंती मतलब उज्जैन हो गया, और 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो बीच में से एक नदी बहती जिसका नाम है बेतवा या बेत्रवती। अब उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये, बहुत महत्वपूर्ण, कि उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती में उज्जैनी किसकी राजधानी थी। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अवंती जनपद में उत्तरी अवंती की राजधानी है जयंती, और दक्षिणी अवंती की राजधानी है महिष्मती, जिसको हम महेश्वर भी कहते हैं। अब लास्ट टाइम एमपीपीएससी ने 2019 में यहां से सवाल उठाया था, चंड प्रद्योत करके एक सवाल आया था आपको। तो
तो दरअसल में जो चंड प्रद्योत राजा है वो उज्जैनी से संबंधित है, मतलब उत्तरी अवंती से संबंधित है। और ये जो राजा था ये बिंबिसार के समकालीन था। तो बिंबिसार के समकालीन का मतलब क्या है कि जब बिंबिसार मगध में शासन कर रहे थे, है ना, और आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, तो ये जो बंदा है चंड प्रद्योत ये बौद्ध धर्म को सपोर्ट कर रहा था। और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इन दोनों में दोस्ताना रिलेशन थे। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ आजकल छोटे छोटे जो एग्जाम है वो प्रमोट करते कि बिंबिसार के समकालीन कौन था। तो याद रखना चंड प्रद्योत, जिस पर लास्ट टाइम एमपीपीएससी ने क्वेश्चन भी बनाया। अब चलते हैं आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको एक रोग हो गया था पांडु। अब इस रोग के बारे में अलग अलग बुकें अलग अलग बताती हैं। कुछ बोलते हैं पैरालिसिस हो गया, कुछ बोलते हैं स्पॉन्डोलाइसिस हो गया, कुछ बोलते हैं चर्म रोग हो गया। बहरहाल कोई भी रोग हुआ हो तो सवाल ये नहीं पूछा जाता, सवाल ये पूछा जाता है कि जब इसको पांडु रोग हो गया तो बिंबिसार ने दरिया दिली दिखाते हुए एक राज्य वैद्य जिसका नाम आप जानते हैं जीवक को भेजा था दरअसल में इनकी सेवा में। किनकी सेवा में? चंड प्रद्योत की सेवा में। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जीवक, चंड प्रद्योत और बिंबिसार ये यही यही दरअसल में कहानी घूमती है। क्लियर है ये चीज? और इसी बिंबिसार के बाद कौन आ जाएगा बेटा जी? तो ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके जस्ट बाद आ जाएंगे अशोक। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक छोटा सा क्वेश्चन। दरअसल में मेरे यहाँ लाइट गोल हो गई है तो मैं थोड़ा अजीब सा दिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब आता है अवंती। तो दरअसल में जो अवंती है उसके दो बड़े शहर ये थे, एक पुरधर था और एक सुदर्शनपुर था। ये नॉर्मल पूछे जाते हैं इसलिए आपको परेशान नहीं होना। लेकिन अब जो अगला क्वेश्चन है उसको आपको ध्यान से समझना है। जो राजा चंड प्रद्योत था, मैंने अभी बताया, उत्तरी अवंती का जो राजा है इसने ग्वालियर पर अटैक किया। और ग्वालियर पर अटैक करने के बाद ये उसकी राजधानी जो कौसंबी है उसको जीत लेता है। अब आता है क्वेश्चन, राजा किसको बनाता है? अपने खुद के बेटे को राजा बनाता है, निसाक यूप को। तो ये अगला क्वेश्चन है कि निसाक यूप राजा कौसंबी का बनता है किसकी मदद से? तो आंसर है अपने पिता की मदद से। द नेम इज चंड प्रद्योत। तो ये चीज आप याद रखेंगे। क्लियर है ये? इस तरह से अब चलते हैं अपन, थोड़ा सा मैं लाइट जला लूं, जस्ट अ मिनट। अब इसके जस्ट बाद अपन जब आगे चलते हैं तो अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौर्य वंश। इसमें से एक एक फैक्ट खंगालोगे बहुत अच्छे से, जितना बताता चल रहा हूं, और ध्यान से इसको समझते चलना, ठीक है। जितनी लाइनें आप देख रहे हो सब क्वेश्चन है। आज सुबह से मैं यही कर रहा हूं कि जो जो क्वेश्चन बने हैं हिस्ट्री में और एमपी की हिस्ट्री में सब खंगाल रहा हूं। तो चलिए, मौर्य वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जो मौर्य वंश है ये भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता कैसी होनी चाहिए ये बताता है। मतलब पूरी दुनिया में धर्मनिरपेक्षता का सबसे बेहतर उदाहरण यदि हमको कहीं मिलता है तो वो मौर्य डायनेस्टी में मिलता है। कैसे? जैसे मैं आपसे पूछूं कि भैया जी जिसने इस संप्रदाय को शुरू किया उसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो वो कौन से धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। इसके बाद आएगा एक राजा, इसके बाद आएगा एक बिंदुसार। बिंदुसार आप जानते हो वो किसका संप्रदाय का अनुयायी है? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी है। फिर इसके बाद कौन आएगा? अशोक। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी है। मतलब सभी धर्मों को सम्मान जिस वंश में मिला, द नेम इज मौर्य वंश। तो ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा गया है और ये एमपी एसआई का भी क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता निम्नलिखित में से किस वंश में थी? बहुत बेहतर तरीके से, तो आंसर है मौर्य। अब इसके बाद की जो चीजें हैं वो आपसे बन जाएंगी कि भैया जी चाणक्य नाम का एक व्यक्ति है जिसका नाम विष्णुगुप्त भी है, उसने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा था। और अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त मौर्य जो एक नॉर्मल था लड़का, उसको तक्षशिला में इसने सैन्य प्रशिक्षण देकर और तैयार किया था, जिसको हम शिक्षा दीक्षा भी कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आजकल इस तरह से आ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? तो ये सबको पता है, तक्षशिला। लेकिन यदि मैं पूछूं कि सैन्य प्रतीक्षा कहाँ हुई थी तो भी आंसर तक्षशिला ही होगा। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। अब एक जबरदस्ती का क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन सा राजदूत भारत आया था? तो शायद आप सब जानते हैं कि मेगास्थनीज आया था और उसने एक बुक लिखी थी, क्या नाम है भैया उसका? इंडिका। और इंडिका बुक में हमको मौर्यकालीन शासन प्रशासन के बारे में पता चलता है। मतलब ये टोटल हिस्ट्री का पार्ट है जो आपने पढ़ा होगा। अब मैं आता हूँ मुद्दे की चीज में। मौर्य वंश का जो सबसे प्रतापी राजा है बेटा, ये सबसे शक्तिशाली राजा है, उसका नाम आप जानते हैं अशोक।
अशोक जो है वो किनका बेटा था? बिंदुसार का। ये पहला क्वेश्चन। बिंदुसार अपने लिए ये टाइटल लेकर चलता था, अमित्रघात। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये अमित्रघात अपने लिए टाइटल कौन लेकर चलता था? तो बिंदुसार। किस संप्रदाय का अनुयायी है? आजीवक। चलो जरा कोई मुझे एक जन इतना बता दो, ये आजीवक संप्रदाय किसको समर्पित है? मौखरी घोषाल। बहुत बढ़िया, मोगली पुत्र तिस्य। याद रखना ये चीज, या मोगली पुत्र गोसाल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अब यहाँ बन नहीं रहा था इसलिए मैं नहीं लिख पाया, आगे मैं इधर पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। हाँ, अब आता है क्वेश्चन। एमपी के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाते हैं, ध्यान से सुनना। अशोक जो है उसकी पत्नी का नाम है महादेवी। कुछ किताबों में श्री देवी भी नाम मिलता है, बहरहाल कोई भी हो, देवी तो है। ये दरअसल विदिशा की राजकुमारी थी। तो क्वेश्चन शायद आपको एमपी का दिख गया होगा। निम्नलिखित में से किसकी रानी विदिशा से संबंधित है, या मध्य प्रदेश से संबंधित किस मौर्य राजा की रानी थी? तो आंसर है ये। अब एक चीज और समझ लो, अशोक जो है उसके पिता का नाम है बिंबिसार, हालांकि ये बताने की जरूरत नहीं है। और विदिशा के ही एक रईस की बेटी है, दरअसल में अपन ने अभी अभी नाम पढ़ा महादेवी, कुछ किताबों में नाम श्रीदेवी भी मिलता है। इसी से अशोक ने दरअसल में विवाह किया था, और बाद में इसको दो पुत्र हुए थे जिनको आप जानते हो, संघमित्रा और महेंद्र के नाम से। और यही बौद्ध धर्म को लेकर गए थे इंडिया से बाहर, मतलब श्रीलंका। तो श्रीलंका जो बौद्ध धर्म को लेकर गए थे संघमित्रा और महेंद्र, ये वास्तव में अशोक और महादेवी के पुत्र हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म पहुंच पाया, उसके पीछे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का हाथ है। मतलब मध्य प्रदेश के विदिशा में जो ये रानी थी उनका हाथ है। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अब जब भी अशोक के बारे में जिक्र होता है तो भला कौन बौद्ध धर्म को भूल पाएगा? मतलब ये किस धर्म का प्रचार करते थे भैया, या किस धर्म का हो गया था? बौद्ध धर्म का। और इसी ने बनवाए हैं बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए स्तूप बनवाए हैं। क्लियर है ये चीज? अब एक बात ध्यान से सुनना, यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो इस्लामिक कल्चर में उसको दफन किया जाता है जिस जगह पे, उसको कहते हैं मकबरा। और यदि सिख कल्चर में, माफी चाहता हूँ, यदि बौद्ध कल्चर में यदि कोई व्यक्ति मर जाता है और उसको जिस जगह पे दफन किया जाता है, तब हम उसको स्तूप कहते हैं। तो ये सिंपल सी एक चीज है जो आपको पता होना चाहिए। तो दरअसल में अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था जो बौद्ध धर्म से प्रेरित है, और इसने भारहूत स्तूप भी बनाया था जो बौद्ध धर्म से प्रेरित है। अब यदि मैं पूछूं कि सांची बौद्ध स्तूप कहाँ है, तो सब बता देते हैं कि भोपाल। कई लोग तो ये भी बता देंगे कि 46 किलोमीटर दूर है सर, अबेदुल्लागंज से पास रायसेन जिले में पड़ता है। परंतु अशोक ने बौद्ध धर्म के सपोर्ट के लिए या बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए भारहूत स्तूप भी बनाया था। याद रखना, ये बहुत कम लोगों को याद रहता है। ये सतना जिले में है, तो अब आप ये बिल्कुल ना भूलें। अब चलते हैं आगे। शिलालेखों का मतलब होता है पत्थरों पर चीजों को लिखना। ये सबसे पहले अशोक ने ही शुरू किया था, और शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है इपिग्राफी। तो शिलालेखों पे मतलब पत्थरों पे यदि कोई लिपि लिखी होती है और यदि आप उसको पढ़ते हैं, तो उसका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं वो इपिग्राफी कहलाती है। तो शिलालेखों के प्रचलन की शुरुआत भी मौर्य मतलब अशोक ने करी, और मध्य प्रदेश में ऐसे 4 शिलालेख हैं। अब ये चारों शिलालेख आपको बिल्कुल जवानी याद होने चाहिए। क्यों जवानी याद होने चाहिए? क्योंकि इसी से संबंधित तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो जरा शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अभिलेख है रूपनाथ। कई लोग बोलते हैं जबलपुर जिले में, बिल्कुल नहीं, कटनी जिले में है। और जहां मैं अभी हूं, जहां लाइट गोल है, मात्र यहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब बोहरीबल तहसील से 5 किलोमीटर की दूरी पर है दरअसल में ये रूपनाथ। दूसरा है गुर्जरा, जो दतिया में है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एमपीपीएससी में, मौर्यकालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो या तो ऑप्शन में रूपनाथ होगा, या गुर्जरा होगा, या सारो मारो शहडोल का होगा, या तो पन मुदरिया होगा जो सीहोर में है। हालांकि दोनों लास्ट वाले, तीसरा और चौथा, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट 1 और 2 हैं। तो ये चीज आप याद रखेगा। मतलब यहाँ पर पत्थरों में अशोक की इंफॉर्मेशन को दरअसल में डिक्लेयर किया है। अब एक क्वेश्चन शायद आपने हिस्ट्री में ये जरूर पढ़ा होगा, अशोक का वास्तविक नाम है देवनामप्रिय, परंतु वो कौन सा अभिलेख है जो अशोक का नाम अशोक होने की ही पुष्टि करता है? तो आप में से कोई बताएगा मेरे को कि कौन सा अभिलेख है जो अशोक का नाम अशोक होने की पुष्टि करता है? तो याद रखिएगा, वो अभिलेख है गुर्जरा। गुर्जरा मतलब दतिया का। क्लियर है?
कोई एक जन हाँ या ना बोल दो, इतनी सारी इंफॉर्मेशन। जी जी। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है जो केवल एमपीपीएससी के लहजे से इंपॉर्टेंट है कि मौर्य काल में 4 व्यापक मार्ग थे, मतलब 4 रोड थी या रोडवेज थे जहां से होकर आप जा सकते थे। तो देखो चारों के नाम मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वो चारों में से 2 हमारे लिए बिल्कुल काम के नहीं थे। जो 2 काम के थे वो हैं, भृगकच्छ से होकर आप मथुरा पहुंच सकते थे और बीच में पड़ती थी उज्जैनी, तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब अवंती पड़ती थी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्रतिष्ठान से श्रावस्ती जाते हैं तब आपको बीच में महेशमती मतलब महेश्वर, उज्जैन और विदिशा इनसे होकर जाना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से मौर्य काल में 4 व्यापक मार्ग जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरते थे या एमपी से होकर गुजरते थे, तो आप देख लो कहां से कहां तक। तो भृगुकच्छ से मथुरा तक और प्रतिष्ठान से श्रावस्ती तक। क्लियर हो गई ये चीज। अब अपन चलते हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। हालांकि मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर किसी को कोई भी प्रकार की दिक्कत होगी। सामने आपको 200 रुपए का नोट दिख रहा होगा ये नीचे, और ये 200 रुपए के नोट पे आप खुद बताओ जरा कौन सी चीज दिख रही है। सांची स्तूप। एग्जैक्टली एमपीपीएससी का 6 नंबर का 15 मार्क्स का क्वेश्चन कि मौर्यकालीन स्थापत्य कलाओं का वर्णन कीजिए। तो याद रखिएगा कई बार मौर्यकालीन स्थापत्य कलाओं का वर्णन कीजिए 15 मार्कर, अब 11 मार्कर में आएगा। और अगर ये नहीं आएगा तो 5 मार्कर में आएगा कि सांची स्तूप का वर्णन कीजिए। तो यहाँ आप जितने भी पॉइंट देख रहे हो बेटा ये सब आपके एमपीपीएससी के क्वेश्चन है, मतलब मैंने एक भी लाइन एक्स्ट्रा ऐड नहीं करी। आप हर लाइन पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा। चलो मैं दिखाता हूँ कैसे। पहला, सांची स्तूप किस जिले में है? मेरे को नहीं लगता है ये चीज आपको बतानी होगी, रायसेन जिला सबको पता है। अच्छा, दूसरा, न केवल एमपी में बल्कि भारत में जितने भी बौद्ध स्तूप हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो याद रखिएगा सांची। अब जो ये स्तूप है ये किस बात की शिक्षा हमको देता है? तो जो अशोक है उसने लड़ाइयों के बाद ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझ ली थी कि भैया जी लड़ाइयों से कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ केवल परिवार उजड़ते हैं और मानवता पे कुठाराघात होता है। मतलब कुल मिला के प्रेम, शांति, विश्वास और साहस, ये आप मीन्स में जरूर लिखेंगे, ये बहुत अच्छी लाइन है। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये क्वेश्चन कोई गलत करेगा। मुद्दे की चीज शुरू होती है। अब सांची स्तूप के खोजकर्ता का नाम क्या है? ये आपको याद रखना है, जिनको नहीं पता, सर जॉन टेलर। हालांकि ये सब हिस्ट्री में पढ़ाते हैं आपको, आप याद रखिएगा ये चीज। दूसरा है, इसका उत्खनन किसने किया था, मतलब इसके अवशेषों को निकाला था? तो सर जॉन मार्शल। अब ये 2 डेटें याद रखनी पड़ेंगी। अब उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूंकि स्तूप है तो निश्चित रूप में किन्हीं न किन्हीं की अस्थियां तो होंगी। तो बुद्ध की अस्थियां तो हैं ही, जो बड़ा वाला है ना, जो मेन बड़ा वाला है, इसको कभी आगे बता दूंगा। और उसके साथ में जो 2 अन्य हैं उनमें बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियां हैं, जिसमें से पहला शिष्य है सारिपुत्र और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोगली पुत्र तिस्सग्लाइन। तो ये इंटरव्यू में हर से पूछा जाता है यदि आप भोपाल या इंदौर से हो, तो इसलिए बिल्कुल गलती का चांस मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बना कैसा है भैया, चित्र में दिखता कैसे? तो अर्धवृत्ताकार। सोचो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। और चूंकि ये किस काल में बना था? तो ये बना था मौर्य काल में, परंतु गुप्त काल में भी इस पे थोड़ी फिनिशिंग कराई गई है। उस समय इसका नाम पड़ा था काकीनाड़, या उस समय इसको काकीनाड़ के नाम से जाना करते थे या जानते थे। अब यदि मैं पूछूं कि अशोक ने बनाया है इसको, लेकिन किस सदी में बनाया है, तो शायद बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब ना दे पाए। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसा का है। 3री शताब्दी में दरअसल में अशोक ने इसको बनवाना शुरू किया था। अब सोचो इतना सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछा करते हैं कि ये स्तूप बना कैसे था। जैसे 4 ऑप्शन आपके सामने रख दूं, पत्थर, ईंट, बालू और इस तरह के, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए बता रहा हूँ कि ईंटों से बना था। ठीक है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप स्तूप में जो, माफी चाहता हूँ, हाँ, जो ये बौद्ध स्तूप है दरअसल में इसमें जो रेलिंग वगैरह हैं, वो रेलिंग वगैरह बनवाई हैं जिनने, उनका नाम है सुंग। पुष्यमित्र सुंग के समय पे, मतलब ब्राह्मण वंशीय शासकों ने दरअसल में क्या किया है, स्तूप तो बनवा दिया किसने? अशोक ने, मतलब मौर्य ने, लेकिन उसकी रेलिंग वगैरह जिसने बनाई है वो सुंग शासक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब पढ़ते हैं अपन लास्ट में कि यूनेस्को ने
इसको विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया है? याद रखिएगा, यह एमपीपीएससी का सबसे फंसाने वाला क्वेश्चन, अगर डेट में आ जाएगा तो मैं बता रहा हूँ ये सबसे बन जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल मिस ना करें। तो 1989। और यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया जी यहाँ अगर मुझे पहुंचना है तो भोपाल से मैं गाड़ी ड्राइव करूं तो कितना किलोमीटर मुझे जाना होगा? 46 किलोमीटर। देन विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं है। बस अब अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सांची बनवाया था, वो तो सबको पता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि भारहूत स्तूप जो सतना के स्टेशन उचेहरा के पास है, उसको भी दरअसल में अशोक ने बनवाया था, जो लगभग लगभग अभी नष्ट होने की कगार पर है। यदि मैं आपसे पूछूं कि किसने बनवाया था इसको, तो नो डाउट मौर्य अशोक ने बनवाया था। लेकिन एक बार इसका फिर से वही मैंने आपको बताया था कि जैसे सांची स्तूप की रेलिंगें किसने बनवाई थी बेटा जी, तो सांची स्तूप की रेलिंग शुंगों ने बनवाई थी। बिल्कुल इसी तरह से भारहूत स्तूप की रेलिंग भी दरअसल में किसने बनवाई है? शुंगों ने बनवाई है, मतलब पुष्यमित्र शुंग के काल में। अब आता है एमपीपीएससी का वो क्वेश्चन जिसने सिलेक्शन से कई लोगों को बाहर कर दिया है। भारहूत स्तूप जो है उसके खोजकर्ता का नाम कौन है? याद रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम, बहुत इंपॉर्टेंट। और चूंकि अब ये नष्ट होने ही वाला है या लगभग नष्ट हो चुका है, तो इसके कुछ अवशेषों को कोलकाता म्यूजियम में रखा गया है। ये भी क्वेश्चन वर्तमान में रिसेंट में अच्छा ज्यादा पूछा जा रहा है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि भैया बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक द्वारा क्या चलाया, मतलब क्या बनाया गया था, तो द फर्स्ट वन इज सांची एंड सेकंड वन भारहूत। तो ये भारहूत के बारे में थोड़ा कम इंफॉर्मेशन रहती है। तो याद रखना भारहूत कहाँ है? सतना जिले में। ये उचेहरा रेलवे स्टेशन है, ये याद रखना, इसी के पास में है। क्लियर है ये चीज? अब बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब इसको यदि मैं मात्र इतना ही अगर समझा दूं तो फिर पूरा टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत आराम से चीजें बता दे रहा हूं जिसमें कुछ कुछ चीजें आपके माइंड में सेट होती चली जाएं, और जब मुझे टाइम मिलेगा तो इनके बारे में बताऊंगा। जैसे ही मौर्य काल खत्म होता है या मौर्य साम्राज्य खत्म होता है, तो उसके बाद मौर्योत्तर युग शुरू होता है। और मौर्योत्तर युग शुरू होने में अंतिम मौर्य शासक कौन है भैया जी? बृहद्रथ, आपने पढ़ा होगा। तो बृहद्रथ जो है वो वास्तव में किसको? बुद्ध धर्म को सपोर्ट करता था। इसी वजह से जो सबसे पहला शुंग, शुंग वंश दरअसल में ब्राह्मणों का वंश है। तो ब्राह्मण जो है पुष्यमित्र शुंग, वो बृहद्रथ की क्या कर देता है? हत्या, और स्वयं गद्दी को अख्तियार कर लेता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछते हैं कि बृहद्रथ की हत्या क्या कहलाती है? तो बृहद्रथ मतलब मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था। तो बृहद्रथ के पहले जितने भी शासक थे वो सारे के सारे शासक जो हैं वो किससे ताल्लुकात रखते हैं? सारे के सारे शासक क्षत्रिय हैं। तो जैसे ही बृहद्रथ की हत्या हो जाएगी और पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश की नींव डालेगा, इसका मतलब है पहली बार सत्ता ब्राह्मणों के पास आई, और अब सत्ता ब्राह्मणों में लगातार ट्रांसफर होती रहेगी। तो शुंग वंश से फिर क्या आएगा भैया जी? कण्व वंश, ये भी ब्राह्मण वंश से संबंधित है। और कण्व वंश के अंतिम शासक की हत्या करेगा, सुशर्मा की हत्या करेगा कौन? सातवाहन, माफी चाहता हूँ, सिमुक, जो सातवाहन वंश का होता है। और इस तरह से ये दरअसल में मतलब अब जो 17 है वो किसके पास में आ जाएगी? ब्राह्मणों के पास में आ जाएगी। तो इनके बारे में भी हमको क्या करना है? पढ़ना है। अब आता और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जितने भी भारत में आक्रमणकारी हुए हैं, तो उनमें से सबसे पहले कौन से आक्रमणकारी भारत आए थे? तो याद रखना, सबसे पहला आक्रमणकारी जो भारत में आया था वो आए थे इंडो ग्रीक। इन्हीं को बैक्टीरियन या इन्हीं को यवन कहते हैं। इनके बाद जो भारत आए थे इनको सीरियन कहते हैं, मतलब शक बोलते हैं जिनको। फिर इसके बाद आए थे, शकों के बाद आए थे पर्थियन, इनको पहलव बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहला आक्रमणकारी है इंडो ग्रीक, दूसरा आक्रमणकारी है शक मतलब सीरियन, तीसरा आक्रमणकारी है पर्थियन मतलब पहलव। इनमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग थे, सबसे शक्तिशाली थे, वो थे कुषाण। इसीलिए कुषाणों ने इनका बड़े आराम से क्या कर दिया? सफाया, और विदेशी आक्रमणकारियों में सबसे बड़ा अपना नाम बनाया।
तो ये मैं आपको कल समझाऊंगा कि यहाँ की राजनीति क्या है। अभी चूंकि मुझे केवल चीजें एमपी के संदर्भ में बतानी है तो वो मैं बताऊंगा। जैसे मैं आपको कल एक चीज क्लियर कर दूंगा कि वृहद्रथ की हत्या क्यों की गई, क्योंकि वृहद्रथ जो है वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत ज्यादा हो गया, शासन व्यवस्था को ढंग से नहीं देख पा रहा था, और उसी समय पे ये इंडो ग्रीक भड़ाभड़ ये भारत में एंट्री ले रहे थे, पंजाब तक पहुंच गए थे। जब पुष्यमित्र शुंग ने ये चीज देखी कि राजा जो है वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है और इंडियन कल्चर कहीं हाथ से चला ना जाए, इसलिए बैक्टीरियन मतलब इंडो ग्रीक को रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो दरअसल में फिर क्या होता है, ये जो शुंग वंश का शासक है पुत्रमित्र शुंग, ये हत्या कर देता है बृहद्रथ की। मतलब बृहद्रथ की हत्या करने में ब्राह्मण वंश जो है वो बौद्ध धर्म पे विजय पाता है, ये तो है, साथ ही साथ में विदेशी आक्रमणकारी बैक्टीरियन मतलब इंडो ग्रीक से भी दरअसल में हमको डिफेंस चाहिए था, इसलिए ब्राह्मणों ने अपने हाथ में क्या ले ली, सत्ता के साथ पावर भी ले लिया था। हालांकि आपको इन पे नहीं पढ़ना है, आपको सीधे सीधे बस ये क्रम याद रखना है कि भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या है, तो ये सब आपसे बन जाता है। बस मैं आपको ये समझा रहा हूं जो नए लोग बैठे हैं कि शक को सीरियन कहते हैं बेटा, ये लाइन आप ना भूलें, और पहलव को पर्थियन कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि जितने भी हैं इनमें सबसे शक्तिशाली कौन है, तो कुषाण सबसे शक्तिशाली। इनके बारे में कल मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, हालांकि टोटल हिस्ट्री का पोर्शन है। आज अपन बात करते हैं एमपी के संदर्भ की। मैंने अभी अभी बताया अंतिम मौर्य शासक जिसका नाम बृहद्रथ है, उसकी हत्या कौन कर देगा, पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग मतलब ये ब्राह्मण है, ये बात याद रखना। तो ब्राह्मण जो है यही शुंग वंश की स्थापना करेगा, और इसी शुंग वंश को बोलते हैं ब्राह्मण वंश। मतलब इस समय से पहले जितने भी राजा हुए हैं, ये बात याद रखना, सब क्षत्रिय हुए हैं। मतलब गद्दी का ट्रांसफर हमेशा क्षत्रियों को था, लेकिन जैसे ही ब्राह्मण वंश आता है, कहाँ पर राजधानी आती है। अब एक बात याद रखना, इनकी राजधानी विदिशा क्यों बनी, क्योंकि दरअसल में ये शुंग वंश के लोग असल मायने में उज्जैन से संबंधित हैं, तो इसलिए ये अपनी राजधानी किसको बनाते हैं, विदिशा को बनाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि शुंग वंश की एक राजधानी विदिशा क्यों बनी, क्योंकि ये उज्जैनी से ताल्लुकात रखते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा देख लेते हैं कि शुंग वंश में क्या क्या फैक्ट हैं जो एमपी से रिलेटेड है। तो चलिए जरा जल्दी से इस शेयर को अपन कंप्लीट करें। सबसे पहले जो है, मैंने अभी आपको बताया कि ये शुंग वंश के जो लोग हैं ये उज्जैन से संबंधित हैं। तो जब सत्ता पास में आएगी तो निश्चित रूप में ये किसको अपनी राजधानी बनाएंगे, उज्जैन के पास में जो विदिशा है, जिसको, अब मेरी बात सुनना, एमपी एसआई का क्वेश्चन, विदिशा को प्राचीन काल में क्या बोला जाता था, बेस नगर बोला जाता था, और आगे चल के सल्तनत काल में इसी को भिलसा बोल देंगे। जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा ना बेटा जी विदिशा पे, तो उस समय नाम विदिशा नहीं होगा, याद रखना भिलसा बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर है। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो इस वंश का जो शुरुआती राजा है जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग, तो पुष्यमित्र शुंग जो है इसी के काल में मनु स्मृति लिखी गई थी, और मनु स्मृति हिंदुओं की पहली बुक है। अब ये क्या है, जैसे हिंदू धर्म चलना चाहिए तो किससे चले हिंदू धर्म, 4 धर्म ग्रंथों से चले, अरण्यकों से चले, फिर वेदों से चले, वेदांगों से चले। तो ये सब बातें जो हैं ये पुरानी बातें है ना, इन पे कोई माने चाहे ना माने, असल मायने में जिसको आंखों से हमने देखा या हमारे सामने जिनकी ओरिजिनल प्रतिलिपियां हमको मिलती हैं, तो असल मायने में हिंदू धर्म की जो सबसे पहली बुक है जिसके अनुसार हिंदू आगे बढ़ते हैं, जैसे मुस्लिम कुरान के अनुसार आगे बढ़ते हैं, है ना, क्रिश्चियन जो है बाइबल के अनुसार आगे बढ़ते हैं, तो उसी तरह की इंडियन माइथोलॉजी पे पहली जो बुक है जिसपे हिंदू आगे बढ़ते हैं, द नेम इज मनु स्मृति। और मनु स्मृति भी किसके समय में लिखी गई, जब ब्राह्मणों के हाथ में पावर आया, मतलब सत्ता आई। तो ये बात आप जरूर याद रखें, ये भी क्वेश्चन है कि मनु स्मृति किस काल में लिखी गई, शुंग काल में या ब्राह्मण काल में लिखी गई। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपने अश्वमेध यज्ञ के बारे में बहुत बार सुना होगा। हाँ, अश्वमेध यज्ञ हुए भी हैं, है ना, बहुत सारे। लेकिन ये अश्वमेध यज्ञ जो हुए हैं, तो ये अश्वमेध यज्ञ पुरातन समय में हुए हैं, मतलब वैदिक काल में हुए हैं, ऋग्वैदिक काल में हुए हैं, पता नहीं हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं कि लिख दिए गए हैं। असल मायने में पहली बार
एक व्यक्ति है, शायद इसका नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पतंजलि। इन्होंने एक किताब लिखी थी महाभाष्य, और इसी महाभाष्य किताब में भी ये जिक्र है कि 2 बार अश्वमेध, एक नहीं 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया है इस ब्राह्मण वंशी शासक ने, जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग वो व्यक्ति है जिसने 2 बार असल में अश्वमेध यज्ञ किया, और ये बात हमको पतंजलि की महाभाष्य बुक में से भी पढ़ने को मिलता है, या इसमें ये उल्लेख है। अब एक और क्वेश्चन आता है, 600 साल बाद आएंगे कालिदास। अब ये क्या बोल दिया मैंने? पुष्यमित्र शुंग का एक लड़का है जिसका नाम है अग्निमित्र, और ये जिस लड़की को चाहता है उसका नाम है मालविकाग्ना या मालविका। 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 जिस लड़की को ये चाहता है। तो याद रखना, ये पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है अग्निमित्र, और मालविकाग्ना ये जो लड़की है, इन दोनों के प्रेम प्रसंग का वर्णन कालिदास अग्निमित्र से 600 साल बाद करेंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 600 साल बाद जो ग्रंथ लिखा जाएगा मालविकाग्ना मित्रम, उसमें दरअसल में पुष्यमित्र शुंग के जो बड़े बेटे हैं और मालविकाग्ना के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। तो ये चीज याद रखना। मैंने क्वेश्चन बहुत सारे बताए हैं, आप अगर घटना चक्र सॉल्व करोगे तो धड़ाधड़ सब बन जाएंगे, क्योंकि यही तो क्वेश्चन है। अब सुनो और इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको अभी अभी बताया कि भोपाल के रायसेन जिले के सांची गांव में है, सांची मतलब बौद्ध स्तूप है। तो दरअसल में उसको बनवाया था अशोक ने, मतलब मौर्य ने। लेकिन यदि मैं पूछूं रेलिंग किसने बनाई है, तो याद रखना शुंग शासकों ने, मतलब बिल्कुल पुष्यमित्र शुंग ने बनाई है। उसी तरह से मैंने आपको बताया कि सतना के उचेहरा में भारहूति स्तूप है, ये भारहूत स्तूप है, इसको भी बनवाया किसने था? मौर्य अशोक ने। लेकिन रेलिंग किसने बनाई है बेटा जी? पुष्यमित्र शुंग ने। मतलब सीधी सीधी सी चीज है, ये चीज किसने बनवाई है, रेलिंग किसने बनवाई है? तो पुष्यमित्र शुंग ने। अब एक चीज बहुत अच्छे से सुनना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि जल्दी बता रहा हूं, समझ में आए तो ठीक, ना आए तो छोड़ देना। वृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने, मतलब वृहद्रथ मतलब बौद्ध धर्म का अनुयायी था, आपको भी पता है, और पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, तो मतलब ब्राह्मण ने बौद्ध को मारा तब सत्ता हाथ में आई। कुछ लोग और हैं जो दरअसल में वृहद्रथ का सपोर्ट कर रहे थे, मतलब बहुत सारे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे जो वृहद्रथ का सपोर्ट कर रहे थे। तो ये ब्राह्मण जो है पुष्यमित्र शुंग, इसने गाजर मूली की तरह पूरे के पूरे जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे उनको छांट दिया। कहने का मतलब है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट आया कि निम्नलिखित में से किसको बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है। तो ये भी याद रखना, पुष्यमित्र शुंग को तो कहानी आपको पता चल गई कि क्यों कहा जाता है, परंतु आगे चल के ये अपनी दरिया दिली दिखाएगा, और ये दरिया दिली का जीता जागता उदाहरण है कि दोनों बौद्ध स्तूपों की रेलिंग बनाना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पुष्यमित्र शुंग को आप किस तरह देखते हैं? तो आप बोलेंगे कि बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में भी हम सर देखते हैं इसको, और बौद्ध धर्म के निर्माणक के रूप में भी हम देखते हैं। याद रहेगा ये चीज, ये आप याद रखेंगे। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ये चीज आपसे बननी चाहिए। यहाँ पर जितने पॉइंट आपको दिख रहे हैं बेटा, ये सब के सब क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा मैं आसान कर रहा हूँ। जैसे पहला शासक जो है, नाम है पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का। फिर दूसरा शासक है अग्निमित्र, ऐसे करके और भी शासक होंगे। तो जो 5वें नंबर का शासक है शुंग वंश का, उसका नाम है भागभद्र। मतलब पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, फिर उसके बाद डैश, फिर उसके बाद डैश, फिर 5वें नंबर का शासक है, नाम उसका भागभद्र। और भागभद्र के 14 वर्ष जब बीत जाते हैं शासन करते हुए बेहतरीन तरीके से, तब आता है एक यवन राजदूत जिसका नाम है हेलियोडोरस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेलियोडोरस कब आया, किसके समय में आया, कौन शासन कर रहा था? तो ये आप याद रखना कि शुंग वंश का 5वां शासक भागभद्र शासन कर रहा था, 14 साल कार्यकाल के हो चुके थे तब आया था। और ये कहाँ के राजा का राजदूत था? याद रखना, ग्रीक राजा एंटीओल्किडियस का राजदूत था। कौन? हेलियोडोरस। और जब ये आया तो इसने, और आएगा कहाँ? निश्चित रूप में जो राजधानी है, तो हमने पढ़ा कि शुरुआत से रहने वाले उज्जैन के हैं, लेकिन इन्होंने राजधानी विदिशा को जो पास में है उसको बना रखा है। उस समय विदिशा को कहते थे बेस नगर। एमपीपीएससी का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो विदिशा या बेस नगर में जो दरबार लगता है वहां आया, मिला भागभद्र से। चारों तरफ जब वो बाहर निकला तो विष्णु 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 के उपदेशों से, लोग विष्णु के उपदेशों से चीजें उसको बाजार में भरी पड़ी हुई है। तो भागवत धर्म मतलब विष्णु जो है भागवत धर्म से प्रमुख है। तो
तो भागवत धर्म या विष्णु से प्रभावित होकर उसने दरअसल में वेदनगर विदिशा में बनाया गरुड़ स्तंभ, जिसको उस समय की लोकल लैंग्वेज में कहा जाता था खम बाबा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेसनगर में गरुड़ स्तंभ किसने बनाया? जल्दी से बताइए। बेसनगर में हेलियोडोरस कहाँ का राजा था? ये कहाँ का राजदूत था भैया जी? ये यवन, ग्रीक का। यवन का मतलब है ग्रीक, याद रहेगा ये। किसका राजदूत था ये? तो एंटीओल्किडियस। गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है? विदिशा। विदिशा को और किस नाम से जाना जाता है? बेसनगर। क्योंकि क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि बेसनगर का गरुड़ स्तंभ किसने बनाया? तो हेलियोडोरस ने बनाया। डोरस। क्लियर है चीज? यस। अब अपन चलते हैं आगे। अब ये चीज जो आ रही है इसको देख लो। मैंने बताया था कि पुष्यमित्र शुंग ने जैसे ही गद्दी लाई तो मतलब ब्राह्मण वंश शुरू हो गया, और पुष्यमित्र शुंग जो है वो ब्राह्मण वंश से संबंधित है। इसके वंश को खत्म करेगा कौन? कण्व वंश। कण्व वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम है सुशर्मा। तो सुशर्मा की हत्या कर दी जाएगी सातवाहन वंश के शुरुआती व्यक्ति के द्वारा, जो संस्थापक है जिसका नाम है सिमुक। तो सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। अब ये सातवाहन वंश कौन है? शायद आपने हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, रिस्पेक्टेबल जो आपके सर होंगे उन्होंने उनको पढ़ाया होगा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। निश्चित रूप में जो सिमुक है वो इस धर्म का क्या है? संस्थापक है। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाता है हिस्ट्री में, लेकिन मैं अगर पूछूं कि जो सातवाहन वंश है उसका सबसे प्रतापी राजा, सबसे शक्तिशाली राजा, जिसके नाम पर अभी एक मूवी भी बनी थी, तो याद रखना वो है गौतमीपुत्र सत्कर्णी। तो ब्राह्मणों में माता को बहुत सत्कार दिया जाता है, और आपको भी पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक सभ्यता मात्र सत्तात्मक रही है। तो माँ का नाम शुरुआत में लिखा जाए, ये परंपरा असल मायने में ब्राह्मण वंशीय जिन शासकों ने लागू करी है वो थे सत्कर्णी। तो माता का नाम पहले लिखते थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब आते अपन मुद्दे की चीज पे। गौतमी पुत्र जो सत्कर्णी है उसने मालवा को जीता है, पूर्वी मालवा को जीता है। ये बात भी सांची स्तूप में वर्णित है, और ये इस टाइटल के नाम से वर्णित है जिसको सिरिसात कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांची स्तूप में सिरिसात का वर्णन किसको समर्पित है? तो गौतमी पुत्र सत्कर्णी को, जिसमें ये लाइन बताई गई है कि उसने पूर्वी मालवा को जीता था। दूसरा क्वेश्चन, गौतमी पुत्र सत्कर्णी, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसने अपनी राजधानी महाराष्ट्र में बनाई है, परंतु इसके व्यापार और व्यवसाय वाले सिक्के जो हैं वो उज्जैन से मिलते हैं। तो ये एमपीपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सातवाहन वंश के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? उज्जैन से। परंतु वो सिक्के किस राजा के थे? गौतमी पुत्र सत्कर्णी। और उसने पूर्वी मालवा को जीता है। ये सांची के बौद्ध स्तूप के शिलालेखों में इस बात का अंकन है। अब चलते हैं आगे। मालवा और महेश्वर ये दो बहुत बड़ी रियासतें हैं, इनको जीता था दरअसल में गौतमी पुत्र सत्कर्णी ने नासिक के राजा नहपान को हराकर। ये नासिक का राजा नहपान ये शक वंश का है, अपन आगे पढ़ेंगे। इसी को हराकर दरअसल में गौतमी पुत्र सत्कर्णी ने मालवा का ये महेश्वर जीता था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। तीसरा क्वेश्चन एमपीपीएससी के लिए और भी इंपॉर्टेंट है। नासिक गुहा लेख या नासिक अभिलेख। गुहा का मतलब होता है कि पत्थरों के अंदर आपको मतलब गुफा के अंदर जाना पड़ेगा, वहां ये लेख लिखा है। तो नासिक गुहा लेख हमको ये बताता है कि सत्कर्णी का बेटा है, उसने ये विजय प्राप्त करी।